इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? आई होप कि आप इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या फिर पुरा पाषाण काल। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, बताएं। तो देखिए, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इस प्रश्न का आंसर नहीं जानता हो। सभी जानते हैं कि पुरा पाषाण काल, इतिहास का जो आरंभिक काल था उसे पुरा पाषाण काल कहा जाता है। इसके बारे में आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या उड़ीसा? बताएं, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपकी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसको भी आप जानते रहिएगा। ठीक है, अच्छा, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल से कितनी दूर है। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि भोपाल से भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितना दूर हैं, तो आप कहेंगे 45 किलोमीटर। ठीक है, 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है, यानी कि जो आपका भोपाल शहर है वहाँ से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न एक बार बन चुका है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? हर्षवर्धन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अब आपको बताना है कि हर्ष की राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र, थानेश्वर, प्रयाग या कन्नौज? ये प्रयोग नहीं, प्रयाग होगा। ओके, जी हाँ, बताएं। इस प्रश्न का आंसर बताएं कि हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी। हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी, यह आपको बताना है। जी हाँ, हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? देखिए, हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी, बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ष की राजधानी, देखिए, हर्ष की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कन्नौज बताएंगे। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, जी हाँ, ओके जी, ओके ओके ओके, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो आई होप आप इस प्रश्न को जानते होंगे। जी हाँ, आप इस प्रश्न को जान रहे होंगे। जी जी, बिल्कुल ठीक है कि आपका बहमनी राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह था। इसको ही हम क्या कहते हैं? हसन गंगू। ठीक है, कभी कभी आपको हसन गंगू लिखकर भी आता है, तो बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू आप लगा सकते हैं। हसन गंगू या फिर आपका अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस को अपनी राजधानी बनाया? तो इसने जो राजधानी बनाया था वो भी आपसे पूछा जाता है। तो राजधानी इसने गुलबर्गा को बनाया था। ठीक है, गुलबर्गा को अलाउद्दीन बहमन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। इसको भी आप याद रखिएगा। लेकिन लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक प्रश्न आपको यह याद रखना होगा कि इसने गुलबर्गा को राजधानी बनाया, लेकिन गुलबर्गा को कुछ और नाम दे दिया गया। उसे नाम दिया एहसानाबाद। ठीक है, एहसानाबाद। ठीक है, एहसानाबाद गुलबर्गा को नाम दे दिया गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? जी हाँ, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? यतेंद्र कुमार जी, आप लाइव आइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा 5th क्वेश्चन है और आप 3rd क्वेश्चन का आंसर अभी तक दे रहे हैं। ठीक है, जी हाँ, तो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की, बताएं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा। 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था आपका रायगढ़ के किले में। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ रायगढ़ के
किले में, इसको भी आप याद रखें। ठीक है। अच्छा, एक बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा का मीन्स किस पंडित के द्वारा हुआ, ये आप याद रखें। तो पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। ठीक है, पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। देखिए, एग्जामिनर का आपको कुछ नहीं पता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके जानी है कि एक भी प्रश्न हमारा एग्जाम से बाहर ना हो। ठीक है जी हाँ। तो 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की, इसको आप याद रखें, रायगढ़ के किले में, और गंगा भट्ट के द्वारा इन्हें राज्याभिषेक कराया गया था, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है, निम्न में से किसके द्वारा पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की गई। पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में शुरू की गई थी। ठीक है जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें आपका लॉर्ड एल्गिन नहीं, लॉर्ड एल्गिन सेकंड ये भी नहीं होगा, लॉर्ड लिटन भी नहीं होगा। ये आपकी जो टेलीग्राफ सेवा है वो आपकी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, डी आपका करेक्ट होगा, इसमें से आपका कोई भी ठीक नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने पूना में प्लेग अधिकारियों की हत्या की थी। किसने पूना में प्लेग अधिकारियों की हत्या की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है जी हाँ, याद रखिएगा कि आपके जो चापेकर बंधु थे, इन्होंने पूना में प्लेग अधिकारियों की हत्या की थी। अच्छा, ये चापेकर बंधु थे कौन, तो आप कहेंगे इसमें दो पर्सन आपके मोस्टली काउंट किए जाते हैं, दामोदर चापेकर। ठीक है, दामोदर चापेकर, और एक और पर्सन हैं जिनका नाम है बालकृष्ण। ठीक है, बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, बालकृष्ण चापेकर। तो इसको आप याद रखिएगा, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दो व्यक्ति हैं जिनको क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे चापेकर बंधु कहा जाता है। ठीक है जी हाँ। अच्छा, पूना में प्लेग अधिकारियों की हत्या की थी, लेकिन प्लेग के कौन कौन से अधिकारियों की हत्या की, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप कहें चार्ल्स रैंड। ठीक है, चार्ल्स रैंड की हत्या की, और उसके जो लेफ्टिनेंट अनुरक्षक थे, जनरल जो थे, क्या नाम था उनका, आर्यस्ट, इस टाइप से कुछ नाम था। ठीक है, हाँ ठीक है, आर्यस्ट हो जाएगा। ठीक है, आर्यस्ट की भी हत्या की थी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1944 में वे आउट पैम्पलेट किसने जारी की। आउट पैम्पलेट किसके द्वारा जारी किया गया था, यह आपको बताना होगा। राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर सुभाष चंद्र बोस। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए एक आपको हिंट देता हूं कि 1944 में हुआ। ये कब, 1944 में हुआ। तो 1944 से संबंधित कौन है, तो आप कहेंगे राजगोपालाचारी जो थे उन्होंने, अच्छा 1944 तो दे रखा है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में ही, आउट पैम्पलेट जारी किया था राजगोपालाचारी ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है, शेयर कर दें अपने भाई बहनों के साथ, जिससे कि हमारी इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का लाभ अधिक से अधिक भाई बहन ले सकें। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, यह आपको बताना है। जी हाँ, बताएं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई। उमंग सोनकर जी, जी बिल्कुल, आपको भी हैप्पी टीचर डे। आशा करते हैं, दुआ करते हैं भगवान से कि आपको आने वाले समय में आपकी जो भी इच्छाएं हों, सारी इच्छाएं पूर्ण हों। भगवान से ऐसी दुआ करते हैं कि आप सभी जितने भी भाई बहन हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। आपको बस क्या करना है, लगन के साथ, मेहनत के साथ
कंटिन्यूसली लगे रहना है। सफल वही होता है जो कंटिन्यू लगा रहता है, ठीक है। बताएं इस प्रश्न का आंसर कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई कब हुई और किसके द्वारा की गई, यह भी आपको बताना है। देखिए कब हुई तो आप कहेंगे 1934 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई तो आप कहेंगे 1934 में हुई। किसके द्वारा की गई तो इसमें एक नहीं कई पर्सन हैं, ठीक है, यानी कि कई व्यक्ति हैं। एक आपके आ जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इनको तो आप नाम सुना ही होगा। और एक हैं आपके आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे नरेंद्र देव लिख देता हूँ, ठीक है, नरेंद्र देव, ठीक है, नरेंद्र देव। और एक और व्यक्ति हैं राम मनोहर लोहिया। तो इसको आप याद रखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न को अवश्य याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई, कब की गई, किसके द्वारा की गई, दोनों प्रश्न आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का आंसर मैं आप सभी भाई बहनों से जानना चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का आंसर क्या देंगे। आप इस प्रश्न का आंसर क्या दे रहे हैं, देखते हैं कि आप इस प्रश्न का आंसर क्या दे रहे हैं। जी बी, बी आ रहा है, बी। चलो अभी देखते हैं कि क्या बी इसका आंसर हो सकता है। जी बिल्कुल एकदम से आपका करेक्ट है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 1923 में इसकी स्थापना हुई। अच्छा किसके द्वारा स्थापना की गई थी तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1923 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, और एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर निश्चित सफलता चाहिए तो प्रतिदिन रात्रि 10 बजे, ठीक है, प्रतिदिन रात्रि 10 बजे दोस्तों आप आना ना भूलें लाइव क्लास में। आपको प्रतिदिन आना होगा। सफल होने की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं लिख कर दूंगा दोस्तों आपको कि आपकी सफलता में मेरा हाथ होगा। मेरा नहीं मतलब आपका भी हाथ होगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको भी मेरे साथ बने रहना है और पूरी श्रद्धा के साथ मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको भी करना होगा दोस्तों। 100% लिख के दे सकता हूँ। 85 से कम आपका स्कोर नहीं होगा, 85 प्लस ही स्कोर होगा आपका। चाहे 99 हो जाए, 98 हो जाए, 90 हो जाए, 96 हो जाए, लेकिन 85 से कम नहीं होने दूंगा, इतनी गारंटी देता हूँ, ठीक है। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का आंसर बताएं कि हेल वॉप किसका नाम है। हेल वॉप किसका नाम है, हेल वॉप किसका नाम है। जी हाँ, देखिए पुच्छल तारा है ये, याद रखिएगा कि हेल वॉप क्या है तो आप कहेंगे पुच्छल तारा है, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसको ही पुच्छल तारा को आप धूमकेतु भी कह सकते हैं, ठीक है, धूमकेतु भी कह सकते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। अच्छा इसकी खोज कब की गई तो 1995 में की गई। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा बट याद रख लिएगा, ठीक है। जी हाँ, अच्छा एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो हेल वॉप जो तारा है वो किस ग्रह के आसपास है तो आप कहेंगे बृहस्पति ग्रह की कक्षा के आसपास ये आपको दिखता है। इस प्रश्न को भी याद रखें। अगला प्रश्न है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच क्या समय होगा। 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपको यह प्रश्न करना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यदि एक देशांतर है, ठीक है, एक देशांतर है तो एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं। कितने, 4 मिनट होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक देशांतर में 4 मिनट होते हैं, ठीक है। अब 90 देशांतर हैं, ठीक है, कितने देशांतर हैं, 90 हैं। तो 90 से आप 4 का कर दीजिएगा गुणा, 90 से आप 4 का गुणा कर दीजिएगा तो 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। यानी कि कितना हो जाएगा 360, 360 डिवाइड बाई 60। 60 से आपने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है घंटों में कन्वर्ट करना है और ये वाले तो मिनट है ना, 360 मिनट हैं तो मिनट को आप घंटों में कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग कर देंगे आप करेंगे तो 6 छंग 36, यानी कि 6 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। 12 का सी नहीं होगा मित्रों, ठीक है, सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है, 6 घंटे होगा।
घंटे। देखिए बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी है। कैसे, मैंने आपको क्या बताया, 1 मिनट कितने डिग्री हैं, कितने डिग्री देशांतर है, 90। 90 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 360, और डिवाइड बाई कर देंगे 60, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, और 6 छंग 36 यानी कि 6 घंटे आ गया सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है। कीनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। आपको बताना है भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, किस देश से होकर नहीं गुजरती है, यह आपको बताना है। ठीक है, जी हाँ, बताएं किस देश से होकर नहीं गुजरती है। बताएं दोस्तों, किस देश से होकर नहीं गुजरती है। जी बताएं। देखिए अगर हम बात करें कि क्या जो आपकी भूमध्य रेखा है, कौन सा, तो आप कहेंगे जो आपकी भूमध्य रेखा है वो कीनिया से होकर, कीनिया या केन्या से होकर गुजरती है, तो आप कहें बिल्कुल दोस्तों इससे होकर गुजरती है। क्या आपकी इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल ब्राज़ील से भी होकर गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है किस देश से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके अदर हैंड और भी कुछ देश हैं, उनको आप याद रख लें अगर चाहें तो, जैसे आपका इक्वेडोर हो गया। ठीक है, इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर से होकर गुजरती है। इक्वेडोर के अलावा और आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ब्राज़ील, ब्राज़ील तो इसमें लिखा है। ब्राज़ील के अलावा आपका गैबोन है, कांगो है, और युगांडा है, केन्या है, इंडोनेशिया है, इन सभी देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, इसको आप याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 के लिए आप आंसर करें। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। आई होप कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जानते होंगे कि अफ्रीका, जो अफ्रीका है, अफ्रीका जो है वहां से भूमध्य रेखा, उमंग सोनकर जी 14 का बी, नहीं नहीं 14 का बी नहीं होगा मित्र, 14 का ए होगा। ठीक है, 14 का ए होगा। अफ्रीका मात्र एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों ही रेखाएं यहां से गुजरती हैं। इसको आप अवश्य याद रखें। ठीक है, इसको आप अवश्य याद रखें। अच्छा, एक और आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न है आपको कंफ्यूज कर सकता है, हालांकि हो सकता है आपको पता भी हो, कि भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और आपकी मकर रेखा। अब आपको बताना है ऐसा कौन सा महाद्वीप है। ठीक है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर आपकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा, दो रेखाएं भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है। इस प्रश्न का आंसर मैं आपसे जानना चाहूँगा। ठीक है, बताएं। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना होगा कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जी हाँ, बताएं, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो दक्षिण अमेरिका है, कौन सा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा, दो रेखाएं गुजरती हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, बताएं, तो ध्यान रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ पर आप साइड में नोट कर लीजिएगा 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर ये वर्ष में ऐसे दिन हैं जब आपका दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, बताएं। आई होप कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जान रहे होंगे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। जी हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है अभी तक तो। जी हाँ, बताएं।
योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आई होप कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरे भाई सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष बताइएगा, उपाध्यक्ष बताइएगा कौन है? तो उपाध्यक्ष कौन है और आपको बताना है सीईओ कौन है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है जी हाँ, बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? गरीब लोगों की अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण। अरे बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना आप सभी लोग जानते हैं, क्या यह आवास ऋण से संबंधित है? क्या यह आवास ऋण से संबंधित है? तो आप कहें नहीं, बिल्कुल गलत है। अगला, पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह, क्या ये स्वयं सहायता समूह से संबंधित है? बताएं, क्या यह स्वयं सहायता समूह से संबंधित है? नहीं। देश में वित्तीय समावेशन, अरे बिल्कुल ठीक है, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई थी। और आपसे पूछा जाए कि कब प्रारंभ की गई थी, तो आप कहेंगे 2014। ठीक है, 2014 में आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई थी, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हरित क्रांति जो शब्द है या फिर हरित क्रांति से संबंधित कोई भी प्रश्न, हर एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है। राजीव कुमार उपाध्यक्ष, देखिए राजीव कुमार जी चेंज हो चुके हैं। राजीव कुमार जी जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब राजीव कुमार जी उपाध्यक्ष नहीं है। ठीक है, राजीव कुमार जी नहीं है। ठीक है, राजीव कुमार जी नहीं हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि कौन है। ठीक है, अगर अभी आप नहीं बताएंगे तो वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। जब आप क्लास को ख़त्म करेंगे तो कमेंट करके बताएंगे। और आपको अगर देखिए होता क्या है बेसिकली, अगर मैं इसका आंसर बता दूं कि मैंने कहा चलो सुमन बेरी जी हैं। ठीक है, कौन है? सुमन बेरी हैं, चलो मैंने बता दिया, तो क्या आप उसको सर्च करेंगे? नहीं। आपको नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी? नहीं। तो कोशिश करिएगा को कुछ चीज़ें अपने आप से खोजने की कोशिश करिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हरित क्रांति का संबंध किससे है? अरे भाई, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कौन नहीं जानता कि आपका 1966-67 में हरित क्रांति शुरू की गई थी। अच्छे बीजों से उत्पादन बढ़ाना, ये उसका उद्देश्य रहा है, संबंध रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और उससे पहले वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, आप जो है वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना, देखिए सबसे पुराना है जो आपका 1875 में स्थापित होता है। 1875 में स्थापित होता है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल ठीक है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आपका सबसे पुराना है, जो आपका 1875 में स्थापित हुआ था, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये भारत का तो सबसे पुराना है ही, भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना है। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना पूछा जाए तब भी आप आंसर यही देंगे। ठीक है, तब भी आप आंसर लगाएंगे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 1875, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है जी हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे गैस सिलेंडर। ठीक है, जो आपका गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है उससे संबंधित है। जी हाँ, गैस सिलेंडर से संबंधित है कि जो आपकी महिलाएं हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, उनकी भागीदारी को बढ़ा सकें। ठीक है, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको हम इंक्रीज कर सकें, इसके लिए 2016। ठीक है, 2016 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 2016 में कब? तो आप कहेंगे 1 मई। ठीक है, 1 मई 2016। इस प्रकार के प्रश्नों में कभी कभी क्या करते हैं, 2016 ही हैं
और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देते हैं 2016 वाले, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो याद रखिएगा, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को संविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? बताएं। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं क्या होगा? भारत शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को संविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? हालांकि थोड़ा उच्च लेवल का प्रश्न है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर अपनी वाइफ से लड़के आया हो, उसका मूड हो कि भाई मैं तो लड़के आया हूँ, आज पेपर बनाऊंगा तो बहुत टफ बनाऊंगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो याद रखिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ यही याद रखिएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू करने का निर्णय लिया गया, ये आपको बताना है। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। अरे शुभ अशुभ की कोई बात नहीं है, ठीक है, शुभ अशुभ की ऐसी कोई बात नहीं थी। बेसिकली था क्या, देखिए सबसे पहले अगर हम जानना चाहें कि था क्या, तो आप याद रखिएगा, एक तिथि आपको याद रखना होगा, और वो तिथि क्या है? वो तिथि है आपकी 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए आप अध्यक्षता किसने की थी? तो अगर आपसे अध्यक्षता पूछा तो आप कहेंगे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 1929 में हुआ था और 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और 1930 से हम कंटिन्यूसली, तो इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपना जो संविधान था उसको लागू किया। निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, और इस प्रकार का प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक तो आपको याद रखना होगा कि ये आंसर तो हो जाएगा सिक्किम, आंसर कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि इसको संरक्षित राज्य, भारत का संरक्षित राज्य कब बनाया गया? तो आप कहेंगे 1947 से ही सिक्किम को संरक्षित राज्य बनाया गया। ठीक है, सिक्किम को संरक्षित राज्य कब से बनाया गया? तो आप कहेंगे 1947 से, याद रहेगा। लेकिन 1974, जब आपका 1974 आता है, क्या करना है? 4 और 7 को उल्टा कर देना है, 4 और 7 को उल्टा कर देना है, यानी कि 7 4 कर देना है। ठीक है, तो 1974 में इसका जो संरक्षित राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया, और 1975 में, ठीक है, 1975 में इसको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इसको आप याद रखें। और उस समय इसको 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, इसको आप याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, इस प्रश्न को याद रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यदि आपको नहीं पता है तो अनुच्छेद 48 का कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। इसको अवश्य याद रखें। ठीक है, इसको अवश्य याद रखें। अच्छा, इसे जोड़ा कब गया था? जो आपके ए बी सी डी का खा गा घा होते हैं वो सभी जोड़े हुए होते हैं, मतलब बाद में जोड़े गए हैं किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। इसको भी आप याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? कावेरी जल विवाद,
केंद्र राज्य संबंध, राम जन्मभूमि, इनमें से कोई नहीं। सरकारिया आयोग, देखिए सरकारिया आयोग अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आप लगाएंगे क्या, तो आप कहेंगे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। जो सरकारिया आयोग है वो आपका केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है जी। राम जन्मभूमि विवाद नहीं होगा मित्र, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध होगा, केंद्र राज्य संबंध होगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है नीला थोथा क्या है। नीला थोथा क्या है? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट या फिर आपका आयरन सल्फेट। अब आपका साइंस स्टार्ट होता है, ठीक है, अब आपका साइंस स्टार्ट होता है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है ये आपको बताना है। देखिए नीला थोथा क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट है क्या या कॉपर सल्फेट है, बताएं, कॉपर या कैल्शियम। अरे सब में सल्फेट है भाई, तो कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, ठीक है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, ठीक है। नीला थोथा क्या है, तो आप कहेंगे कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें दे रखा है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट क्या है, तो आयरन सल्फेट आपका हरा कसीस है, ठीक है, हरा कसीस आपका आयरन सल्फेट है। और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट दे रखा है, क्या कैल्शियम सल्फेट कुछ होता है, बिल्कुल होता है, तो ये आपका निर्जल होता है, ठीक है, निर्जल जिप्सम, ठीक है, निर्जल जिप्सम है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है, निर्जल जिप्सम है, इसको भी आप याद रखें। अच्छा, सोडियम सल्फेट कुछ होता है, बिल्कुल होता है, सोडियम सल्फेट क्या है, तो लवण केक है, इसको भी आप याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, ठीक है, और आगे अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य कर दें मित्रों, ठीक है। ट्रैकोमा द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ट्रैकोमा के बारे में आपने सुना होगा, ये आपके नेत्र से संबंधित है, ठीक है, ट्रैकोमा नेत्र से संबंधित बीमारी है। अच्छा, यहाँ पर दे रखा है यकृत। यकृत से संबंधित बीमारी कौन सी है, हाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइज, सॉरी फॉर देट। ओके जी हाँ, चलिए, ट्रैकोमा तो अभी हमने देखा नेत्र से संबंधित है। अच्छा, यकृत से संबंधित बीमारी है कोई सी, तो आप कहीं बिल्कुल, यकृत से संबंधित बीमारी कौन सी है, पीलिया। जो पीलिया है वो आपको यकृत को प्रभावित करता है, इसको भी आप याद रखें। अच्छा, मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी है, तो बिल्कुल मस्तिष्क को प्रभावित करता है आपका अल्जाइमर, ठीक है, अल्जाइमर आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। देखिए सलाइवा, कुछ हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर सलाइवा पता नहीं क्या है, अरे लार है भाई, लार, लार के बारे में पूछा जा रहा है कि लार में विद्यमान एंजाइम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है, जो स्टार्च को तोड़ता है, यह आपको बताना है, जो आपको स्टार्च को तोड़ता है वो आपको बताना है, तो आप कहें एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सलाइवा में विद्यमान एंजाइम जो स्टार्च को होता है, एमाइलेज होता है, ठीक है। अच्छा, स्टार्च को किस में तोड़ता है, तो स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है, ठीक है, स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और भी तो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है लाइपेज, ठीक है, लाइपेज क्या करता है, ये वसा, ठीक है, लाइपेज आपका वसा को वसीय अम्ल में, ठीक है, वसा को वसीय अम्ल में चेंज कर देता है, वसा को वसीय अम्ल में चेंज कर देता है, ठीक है। जो आपका ये वाला क्या नाम है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन क्या करता है, तो पेप्सिन आपका प्रोटीन, ठीक है, पेप्सिन आपका प्रोटीन को एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पिंड जल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता है। एक पिंड जल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वह पिंड क्या होगा, पूर्णतः डूब जाएगा, मुक्त रूप से तैरता रहेगा, कुछ और डूबकर तैरेगा, या फिर पूर्व की स्थिति में रहेगा। एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो वह पिंड क्या करेगा, बताएं, तो वह पिंड क्या करेगा, तो याद रखना है, तो वह पिंड पूर्ण रूप से तैरता रहेगा, ठीक है, पूर्ण रूप से तैरता रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और हमारा साइंस का ये लास्ट प्रश्न होगा, फिर देखते हैं हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। ठीक है जी हाँ। अगला प्रश्न है, ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है, ऊतक जो पौधों में जल का परिवहन करता है क्या कहलाता है? फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम फाइबर। देखिए इस प्रश्न के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं मैं आपके लिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, जाइलम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जाइलम होगा। अब देखिए आप कहेंगे जल का परिवहन कौन करेगा? तो जा से जल, जा से जाइमर, सॉरी जा से जल, जा से जाइलम। इजी, आप समझ जाएंगे। तो जल और जल में घुलनशील जितने भी लवण हैं उनका परिवहन जाइलम करता है, इसको आप याद रखें। अच्छा फिर फ्लोएम किसका करता है? फ्लोएम भी तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे भोज्य पदार्थों। ठीक है, भोज्य पदार्थों। ठीक है, भोज्य पदार्थों का जो परिवहन है वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, इसको भी आप याद रखें। चलते हैं गाइस अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है। अब देखिए आपको सिर्फ जो क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं वो ग्राफ के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ग्राफ के लिए बहुत सारी वीडियोज़ मैं कराने वाला हूँ। इतने प्रश्न करा दूंगा ग्राफ के कि आप कहेंगे सर अब तो बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो आपको ग्राफ के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब आप आते हैं हिंदी पर। हिंदी में आपका प्रश्न है, आरोह का विलोम शब्द होगा। आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? तो आप मुझे लगता है कि सभी इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। आरोह का विलोम क्या होगा? जी हाँ, आरोह का अवरोह होगा, सभी जानते हैं। आरोह का अवरोह हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा क्रमबद्ध का क्या होगा? क्रमबद्ध का बताएं। क्रमबद्ध का क्या हो जाएगा? तो आप कहीं क्रमहीन, जिसका कोई क्रम ही नहीं है। ठीक है, क्रमानुसार यहाँ पे दे रखा है, क्रमानुसार। क्रमानुसार का क्या होगा? क्रमानुसार का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे आक्रमिक। ठीक है, आक्रमिक, आक्रमिक, जिसका कोई क्रम नहीं है। ठीक है, इसका कोई क्रम नहीं। अच्छा लगातार का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे रुक रुक कर। ठीक है, रुक रुक कर। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उससे पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर अवश्य करें। देखिए परिवार आपका है, मैं तो आपके परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूं। मैं आपके परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूं, तो आप सभी अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। बताएं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? पसीने से उत्पन्न होने वाला। देखिए कई प्रश्न आपसे यहाँ से बनेंगे। स्वेदज हो जाएगा। ठीक है, स्वेदज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा स्वयंभू क्या है? स्वयंभू अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, स्वयं उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, हुआ हो। ठीक है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे स्वयंभू। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। अच्छा जरायुज क्या है? जरायुज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम सभी लोग, यानी कि जिसका जन्म जो है वो किससे हुआ हो? तो गर्भाशय से हुआ हो। ठीक है, गर्भाशय से जिसका जन्म हुआ हो, तो हम सभी मानव जो हैं उन सब का जन्म गर्भाशय से होता है। अंडज, तो अंडज होता है जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, उसे अंडज कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ क्या है? थाली का बैगन होना, थाली का बैगन होना में रहना, कोई कदर ना होना, सिद्धांतहीन होना, उछल कूद मचाना। ठीक है, उछल कूद मचाना। और जितने भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन रात्रि 10 बजे, ठीक है रात्रि 10 बजे प्रतिदिन आपको आना होगा मेरे साथ, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाए। ठीक है जी हाँ। अगला प्रश्न है, थाली का वैगन होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उमंग सोनकर जी का सी आया है, देखते हैं। अच्छा 58 का ए दिया है। ठीक है, थाली का बैगन होना, बताएं थाली का बैगन होना। देखिए थाली का बैगन होना का मीन्स है सिद्धांतहीन होना, जिसका कोई सिद्धांत ही नहीं, थाली का बैगन होना। ठीक है, असमंजस में नहीं होगा, कोई कदर ना होना नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका सिद्धांतहीन होना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, बताएं। अगला, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। अच्छा
अच्छा, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। देखिए, अब दो भी बता रहा है, मात्र भी कह रहा है, अनेक निरपराध दंड के, अरे गलत है यार, तूफान आने का संदेह थोड़ी होता है, संकेत होता है भाई। ऑप्शन नंबर इज योर राइट आंसर। ठीक है, ए करेक्ट होगा गाइस, ए करेक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मुझे पता है आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं तो कर ले जाएंगे। कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है? कुकुरमुत्ता जो आपका रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और पिछली बार भी आपसे पूछा गया था इस प्रकार का एक प्रश्न। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी यही आपके कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं, इसको भी अवश्य याद रखें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग का। रीजनिंग से संबंधित आपका अगला प्रश्न शुरू होता है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बताएं, इस प्रश्न का आंसर बताएं कि आप इस प्रश्न का आंसर क्या दे रहे हैं, बताएं। देखिए, इस प्रश्न को देखिएगा, किसी कूट भाषा में, ये भाषा लिखा है, ठीक है, किसी कूट भाषा में मेडिसिन को NFWJXJMF तथा हॉस्पिटल को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ट्रीटमेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए, इस प्रकार के सभी प्रश्न हों तो आप क्या कीजिएगा, अगर सारे लेटर आपको मिल रहे हैं इन सभी में तो आप उससे जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा आप लॉजिक ढूंढिएगा। ठीक है, जी हाँ। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है कि देखिए इसमें आर आ रहा है, ट्रीटमेंट में आर आ रहा है, लेकिन इसमें भी आर नहीं है, इसमें भी आर नहीं है। मतलब जो मैचिंग वाला जो तरीका है वो तो इसमें नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो हम इसको ज़रा ट्राई कर लेते हैं। मेडिसिन, ठीक है, MEDICINE, मेडिसिन। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, इनके प्लेस हमें देखना होगा। ठीक है, अच्छा, इसको किस में चेंज किया है इन्होंने, तो NFWJX, हाँ, NFWJX JMF, ठीक है, ये इन्होंने कहा है। अच्छा, M को N में कितना जोड़ा, एक जोड़ा। अच्छा, ई में ई को एफ में चेंज कर दिया, EF कितना जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। अच्छा, डी को इन्होंने क्या किया, अगर W में चेंज किया, डी को अगर इन्होंने W में चेंज किया तो क्या किया, तो इन्होंने क्या किया, तो आप देखिएगा डी का जो नंबर होता है वो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। जो W है वो क्या होगा, तो ये आपका पीछे से 4 होता है। ठीक है, ये चौथा नंबर होता है, लेकिन कैसा, रिवर्स काउंटिंग में। ठीक है, अगर आप जो आपके ABCD हैं अगर आप उनको उल्टा गिनेंगे तो चौथे नंबर पे आपका W आएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, देखिएगा कि क्या आपको यहाँ से मिल सकता है, नहीं, यहाँ तक तो सभी एक जैसे ही हैं, यहाँ तक सभी एक जैसे ही हैं। ठीक है, अच्छा, आई को इन्होंने चेंज किया J में चेंज कर दिया, मतलब +1 किया है। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट, चलो देख लेते हैं। 4, देखिए 4 नंबर तक तो सभी सेम है, मतलब 4 लेटर तक सभी सेम हैं, उसके बाद GG आया है, उसके बाद में NN आया है। चलिए देख लीजिएगा। अच्छा, C को इन्होंने X में चेंज किया, यहाँ भी क्या किया, C का नंबर आता है स्टार्टिंग से 3 और X का नंबर आता है लास्ट से 3। ठीक है, इसका नंबर लास्ट से 3 आता है। I को इन्होंने फिर में क्या किया, इन्होंने J में चेंज कर दिया, तो आप कहेंगे +1 किया। N को M में चेंज कर दिया, +1 किया। इसको भी इन्होंने +1 किया। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, और इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपका कौन सा प्रश्न आंसर हो जाएगा, जी हाँ, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी हम बताएं। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना, बताइएगा अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अब तो समझ गए हम, अब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे, तो आप इसका भी फाइंड कर लीजिएगा जिस तरीके से अभी मैंने बताया, हालांकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के, ठीक है, आपको तरीका बता दिया, आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, आपका आंसर यही आ जाएगा। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम आपको बताना है। ठीक है,
जी, सार्थक क्रम आपको बताना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, दूध होता है और दूध के बाद क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है। दही से मक्खन निकाला जाता है और मक्खन से घी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रम, यानी कि 1 3 2, 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत आपको बताना है, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन या फिर विश्वव्यापी तापक्रम। देखिए इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं भूकंप। देखिए भूकंप क्या है, तो आप कहेंगे ये आपका कैसी क्रिया है, भूकंप आपकी कैसी क्रिया है, मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भूकंप आपकी प्राकृतिक क्रिया है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है, ज्वालामुखी प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है, तो इसलिए ये आपका अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। देखिए पहले मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए वी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए वी की माँ है, ए इंटू बी का अर्थ है ए वी का भाई है, ए डिवाइड वी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर किसका अर्थ है कि ए डी का चाचा या ताऊ है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट मैं इतने इजी तरीके से बताऊंगा कि आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी हाँ। अच्छा देखिए अगर आपसे इस तरीके से कहा जाए ए बी का पिता, ठीक है, ए बी का पिता है, ठीक है, इस तरीके से कहा जाए। अब आपसे कहा जाए ए, अच्छा ए स्टार का मतलब ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, इस तरीके से। चलो मैं इसमें समझा देता हूँ, क्वेश्चन में ही समझा देता हूँ। देखो ऑप्शन ए देखते हैं हम, ए प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई डी, ये दे रखा है। अब देखिए प्लस प्लस कहाँ है, तो आप कहीं प्लस ये दे रखा है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। देख लीजिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो ए है वो बी की बहन है, ए बी की बहन है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा ए इंटू बी, मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देख रहा हूँ, अगर ये नहीं होगा तो नेक्स्ट सारे ऑप्शंस आपको चेक करना होगा। ए इंटू बी, इंटू इंटू का अर्थ क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटू का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मतलब इसको बताना है आपको। ये जो है ए इसको मानना होगा अब आपको। ठीक है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए बी का, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, ये तो सी है ना। देखिए क्वेश्चन में ये सी दे रखा है ना, क्वेश्चन में ये आपका सी दे रखा है, तो इसको आपको सी मानना होगा। सॉरी ये आपका सी है, ओके, ये आपका सी है, ये आपका सी है, इसको आप याद रखिएगा। और ये वाला आपका ए है, ये ए है, ये पूरा ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये ए है, क्योंकि जैसा आपको ऑप्शन में दिया गया है उसी तरीके से आप लिखेंगे। ये आपका बी होगा, क्योंकि क्या कहा गया है, इंटू, इंटू का अर्थ क्या है, इंटू का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बिल्कुल ठीक है, ए बी का भाई है। नेक्स्ट क्या है, बी डिवाइड डी, बी डी, यानी कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी कि जो बी है वो डी का पिता है, बी जो है वो डी का पिता है। ठीक है, बी जो है वो डी का पिता है। अब आप देखिएगा क्या ये करेक्ट हो सकता है, ए डी का चाचा या ताऊ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ए जो है वो डी का चाचा या ताऊ है, बिल्कुल है। अरे ये इसके कौन है, ये इसके पापा हैं, ये इसके पापा हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, ये आप कहीं चाचा होंगे या ताऊ होंगे, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो हमने देखा था ये वाला, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। शायद हो सकता है कि आपको छोटी स्क्रीन पर इतना अच्छे समझ नहीं आया हो। अगर आप कहें तो रीजनिंग के लिए कुछ स्पेसिफिक वीडियोस में लेके आ सकता हूं, जिसमें मैं बोर्ड पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा जब क्लास एंड हो जाए। तो अगर आपको लगता है कि आपको रीजनिंग सीखना है तो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक घड़ी में 11:30 समय हुआ है, तो मिनट व घंटा वाली सुइयों के मध्य बना कोण कितना होगा। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत इजी। आप कहेंगे सर
एक ही बार में समझ आ गया, ठीक है। थीटा, थीटा बराबर 30h, ठीक है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। अच्छा, m का मीन्स क्या है, m मीन्स मिनट, h फॉर घंटा। अब देखिए 30 इंटू घंटे कितने हैं, तो 11 घंटे हैं, माइनस 11/2 मिनट कितने हैं, तो आप कहेंगे 30 मिनट हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 30, अब कट कर दीजिएगा अगर होता है तो, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। ये आया आपका कितना, तो आप कहें 30, जी जी, आगे 0 और 11 तियाँ 33, ठीक है। 330 माइनस, और ये आ जाएगा आपका 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 15 और 1 16, 165। 330 माइनस 165, तो 165 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 165 डिग्री आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर 1 30h माइनस 11/2m। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन जो आपके कोण वाले आते हैं वो सारे क्वेश्चन इससे आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग के आपके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, ठीक है। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये आपका जो है वो क्या है, 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसको ही क्या कहा जाता है, WWF कहा जाता है, ठीक है, WWF कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो मुंबई में की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी मुंबई में की गई थी 1969 में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरे मित्रों, नींद आने लगी क्या, दोस्तों नींद आने लगी क्या, आपके कमेंट आना बंद हो गए। मैंने सोचा कि हो सकता है कि आपको नींद आने लगी। बस थोड़ी देर की बात है, बस ज़्यादा मिनट रुक जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, 2-3 मिनट रुक जाएगा बस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारसी उत्सव है, कौन सा एक पारसी उत्सव है। पारसी उत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो नवरोज जो है वो आपका एक पारसी उत्सव है, नवरोज आपका पारसी उत्सव है, इसको आप याद रखें, ठीक है, इसको आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, नवरोज की अगर हम बात करें तो ये कब होता है, तो सर्दी जब आपकी समाप्त होती है और नया साल जब आने वाला होता है उस समय पे ये होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक कौन सी है। अनहैप्पी इंडिया, आनंद मठ, द इंडियन स्ट्रगल, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने तो इसको याद रखा है किस तरीके से, सा से सुभाष चंद्र बोस और सा से स्ट्रगल, एस फॉर सुभाष चंद्र बोस और एस फॉर स्ट्रगल, तो आप भी इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आनंद मठ, आनंद मठ के बारे में बताइएगा, आनंद मठ किसकी कृति है, तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है आनंद मठ। अच्छा, अनहैप्पी इंडिया किसकी कृति है, तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय की ये कृति है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, बताएं कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए याद रखिएगा, ये आपको हर बार दिया जाता है, ठीक है, ये प्रश्न आपको हर बार दिया जाता है कि नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अरे भाई 78% नाइट्रोजन है और इतनी ज़्यादा होने के बाद भी क्या ये गर्मी पैदा करती है, नहीं, तो आप कहेंगे तो फिर ग्रीन हाउस कैसे हो सकती है गाइस, यही नहीं है। बाकी आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और आपका इसके साथ ही साथ जलवाष्प है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसों में आती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से किस देश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, त्रिपुरा पूछा जा रहा है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है और बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी जो सीमा है
वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसको भी आप याद रखिएगा कितनी, तो 4096, ठीक है, यानी कि 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर, इसको भी आप याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य तो कब हुआ, यानी कि उत्तराखंड राज्य कब बना था, तो याद रखिएगा 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। एकदम से आप सभी लोगों को याद होगा, ठीक है। जी हाँ, देखिए मित्रों, एक चीज़ आपसे कहता हूँ फिर से कि आप बस मुश्किल से 2 मिनट की बात है, ठीक है, सिर्फ 2 मिनट। आज हम 90 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ओनली 90, ठीक है, बस 2 मिनट की बात है, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। नीलम संजीवा रेड्डी, और हाँ, कल भी, और कल ही नहीं, रोज आपको रात्रि 10 बजे आ जाना है आपके अपने चैनल श्री गुरु एकेडमी पर, ठीक है। इंतज़ार नहीं करना है कि मेरे पास लिंक आए नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास लिंक पहुंच जाता है तो ठीक है, नहीं पहुंचता तो आप अपनी जिम्मेदारी समझकर प्रतिदिन रात्रि 10 बजे अवश्य आएं, ठीक है। जी हाँ, बताएं, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है कि 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे, इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा, ये फेमस क्यों है, ये फेमस क्यों हैं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, जो निर्विरोध चुने गए थे, इसलिए यह बहुत फेमस हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो आप याद रख सकते हैं कि 1977 से 1982 तक, ठीक है, 77 से 82 तक इनका कार्यकाल है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, 2 माह, 1 माह, 3 माह, 4 माह। लोकसभा सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है, बताएं, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है वो 1 माह है। कितनी, 1 माह। बी इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। बट इसके साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है, निजी की जगह अगर वो सरकारी दे दे तो, सरकारी दे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 दिन होती है, ठीक है, 7 दिन, ठीक है, 7 दिन होता है। अगर निजी की जगह यहाँ पर सरकारी विधेयक पेश करने की बात है तो 7 दिन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहें 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है, इसको आप याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है आपका, प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है, फलकनुमा पैलेस जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है, तो आप कहेंगे फलकनुमा पैलेस ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में पूछा था कि निर्माण किसने किया, ठीक है, इसका निर्माण किसने किया, इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे, आपके हैं नवाब वकार उल उमर, ठीक है, नवाब वकार उल उमर के द्वारा हैदराबाद में फलकनुमा पैलेस की स्थापना की गई थी, इसको भी आप। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और चैनल वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, अपने भाई बहनों के साथ शेयर अवश्य करें। और प्रतिदिन रात्रि, जी हाँ, प्रतिदिन रात्रि 10 बजे दोस्तों आपको आना होगा, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी वक्त इसी टाइम, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।